हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पे दोस्तों जो डिस्कस कर रहे हैं यह है टेस्ट फॉर्मेट में 50 नंबर का टेस्ट है। ग्राम विकास अधिकारी का हमने प्रीवियस ईयर का पेपर रखा है और पूरे यहाँ पे 50 क्वेश्चन है। देखिए, जब दोस्तों यह क्वेश्चन पेपर आया था उस समय, तो उस लेवल में उस समय के हिसाब से काफी टफ प्रश्न था। आज के समय से तो नहीं कह सकते, लेकिन उस समय यह काफी टफ प्रश्न था और बहुत अच्छा पेपर था। उसके बाद ही यानी इस एग्जाम के बाद ही जो क्वेश्चन पेपर जो बनने लगे वो टफ लेवल के बनने शुरू हुए थे। तो उस समय का पहला ये सबसे टफ प्रश्न था, काफी अच्छा पेपर था, ठीक था। तो यही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कितने क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं लास्ट में वीडियो में आपको बताना है। कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक्यूरेट आते हैं इन 50 क्वेश्चन में से, यह भी आपको बताना है। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। और उससे पहले दोस्तों यहाँ पे कि अगर अभी तक आपने अजय रावत सर की क्लास को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमने लगभग 7-8 क्लासेस में अजय रावत सर की जो बुक है कंप्लीट कर दी है। लगभग एक क्लास आपको रविवार को या फिर सोमवार को मिलेगी, जहां पर हमारी अजय रावत सर की जो बुक है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसे जरूर कंप्लीट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, तो बहुत बेनिफिट आपको करेगा। उत्तराखंड की हिस्ट्री आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं आज की अपनी क्लास से। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर देना है आपको, और इसका आंसर दीजिए जरा। क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपको पूछा है यहां पे, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या एक पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर बताइए जरा, सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो सोचिए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो बहुत से स्टूडेंट अगर संबंध बोधक में जा रहे हैं दोस्तों तो वह गलत होगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपको सी दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे यह नहीं पूछा है कि संबंध बताते हैं, यहाँ पे यह पूछा है कि यह जो एक पद है या वाक्य है एक दूसरे को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, समुच्चय बोधक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर दीजिए जरा। गरल सीधा रूप करहि मिताई लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर गरल सुधा रिपु करहि मिताई। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, जरा बताइए। गरल सुधा रिपु करहि मिताई। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो जी हां दोस्तों, गरल सुधा रिपु मिताई की बात करें तो इसका मतलब होता है कि दो विरोधी स्वभाव वाले व्यक्तियों का मिलन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो चुका है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है और 4 है। इन दोनों का आंसर दीजिए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है। तो क्या होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, बताइए। और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, सरल वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। तो सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिल्कुल विस्मयादि बोधक बिल्कुल सही है। देखिए, अर्थ के आधार पर कुल कितने होते हैं, 8 होते हैं। और 8 कौन कौन से होते हैं आप यहां पे देखिए। विधान, निषेध, प्रश्न, विस्मयादि बोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। तो ये सभी 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब है क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आंसर दीजिए। कदर्म का पर्यायवाची शब्द है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। कीच होगा, कोट होगा, कंदर्प होगा या फिर कंगाल होगा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, तो बताइए जरा। तो सोचिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सोच लिया होगा इसका आंसर और आपको राइट आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कीच इसका बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, कदर्म की बात करते हैं तो कीच कहते हैं, और कीचड़ यानी इसके कुछ और भी पर्यायवाची शब्द है, जैसे पंख हो गया, चेहरा हो गया, कदर्म हो गया या फिर कीच हो गया। तो ये सभी क्या है, कीचड़ के पर्यायवाची शब्द है। और यहीं पर दोस्तों अगर कंदर्प आपको पूछा जाता तो कंदर्प का मतलब होता है क्या, कंदर्प का मतलब होता है कामदेव। और कामदेव के यहाँ पे कुछ और भी पर्यायवाची है, जैसे अनंग हो गया, मनसिज हो गया, रतिनाथ या रतिपति हो गया, है ना। और मदन कहते हैं, मनोज भी कहते हैं, मनमथ भी कहते हैं। तो ये सभी किसके हैं, ये कंदर्प यानी किसका है, मनोज यानी कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अब है अगला क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 कि बैठक में उपस्थित पदानुसार नाम उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण। तो क्या कहते हैं इसे जरा बताइए जरा। तो बताइए दोस्तों इसे क्या कहेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यवृत्ति या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्यवृत्त इसका बिल्कुल सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर दीजिए जरा, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां संपन्न हुआ था? इसका आंसर बताइए जरा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? तो बताइए जरा क्या होगा इसका सही आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको क्या मिलेगा? सोचिए, द्वितीय विश्व जो हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, यह तो हुआ था मॉरिशस में। मॉरिशस यानी ऑप्शन नंबर जो ए है 28 से 30 अगस्त 1976, यह बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, यहां पे आप देखिए, ये टोटल जो आपको दिखाएंगे 11 जो यहां पे विश्व हिंदी सम्मेलन है, अक्सर पूछा जाता है कि कौन कहां पर हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले हुआ था नागपुर में, है ना, 10 से 14 जनवरी 1975 को हुआ था, भारत में हुआ था मतलब। फिर हुआ था 28 से 30 अगस्त 1976 को पोर्ट लुइस में हुआ था, मॉरिशस में हुआ था। फिर 1983 में नई दिल्ली में, भारत में हुआ था। फिर 93 में पोर्ट लुइस और मॉरिशस में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 75, 76, 83, 93, 75, 76, 83, 93, है ना। तो ऐसे में आपको ईयर भी आसानी से याद हो जाएंगे और आप इन्हें याद भी कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पे है 7वां और इसका आंसर दीजिए कि संखेश्वर शब्द का कौन सी संधि है? तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? संखेश्वर शब्द में कौन सी संधि है, यह आपको बताना है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, संखेश्वर। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? तो जी हां दोस्तों, आपको यहां पे या शब्द की कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर जो बी है यण संधि, यह बिल्कुल सही है। संख्या से बना है यानी संखेश्वर, और यह होगा यण संधि, ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर 8 और इसका आंसर दीजिए, अवनी शब्द का विलोम है अवनी। तो क्या होगा अवनी का विलोम, जरा बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए, विलोम आपको बताना है। और अवनी का मतलब क्या होता है? अवनी का मतलब जरा बताइए दोस्तों क्या होता है? तो जी हां दोस्तों, अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, है ना। और उसका फिर उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंबर यानी आकाश। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन नंबर 9 और 10, दोनों का मतलब बताइए। अच्छा क्वेश्चन है यहां पे कि हम लोग धारावाहिक पटकथा के लेखक कौन हैं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो बताइए जरा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, मनोहर श्याम जोशी, ओम थानवी, रमेश चंद्र शाह, आनंद यादव। सरल क्वेश्चन है। देखिए, जब पहली बार आया था तो उस समय बहुत टफ था, यह अब काफी बार रिपीट हो चुके हैं ना, तो बहुत से स्टूडेंट पढ़ भी लिए हैं, तो आसान है सभी के लिए। और इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मनोहर श्याम जोशी जी ने। देखिए, मनोहर श्याम जोशी जी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अब ये बताइए दोस्तों, एक प्रश्न आपके लिए कि मनोहर श्याम जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था और किस रचना के लिए दिया गया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10 कि अनेकार्थी शब्द आपको बताना है, उत्सर्ग का मतलब क्या होता है? उत्सर्ग। तो बताइए जरा, उत्सर्ग का मतलब क्या होता है? दशा से, संप्रदाय से, अवस्था से या फिर दान से। तो क्या होता है उत्सर्ग का अर्थ? तो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हां दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दान। अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का मतलब होता है दान से। तो उत्सर्ग का अर्थ हो गया है दान से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और यह है क्वेश्चन नंबर 11 कि हिंदी साहित्य में अष्टछाप क्या है? तो अष्टछाप क्या है बताइए जरा। 8 पुस्तकें, 8 कवि, 8 भक्ति या फिर 8 भजन। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर? तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा अष्टकवि, यानी ये 8 कवि हैं, है ना। और 8 कवि कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुंभन दास, परमानंद दास, है ना, और कृष्णदास, सूरदास, गोविंद दास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। आने वाले एग्जाम में कौन कौन से अष्टछाप कवि है, इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। तो पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी का कुछ भरोसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, वह खंबा गिर जाएगा, इसमें कौन सा विशेषण है? तो बताइए जरा इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो बताइए, प्रत्येक बोधक होगा, निश्चित परिमाणवाचक होगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक होगा या फिर संबंधवाचक सार्वनामिक होगा? तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर? तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, परिमाण तो आपको कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा, कहीं पर आपको नापतोल वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, तो परिमाण आप आराम से हटा दोगे, है ना। तो अब बचेगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा सही आंसर? तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो निश्चयवाचक, देखिए वह खंबा गिर जाएगा, 100% श्योर है कि वो बोल दिया कि गिर जाएगा, निश्चय है। और सार्वनामिक आप यहां पे देख सकते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी वह शब्द का यूज हुआ है, तो सार्वनामिक यहां पर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है?
तो बताइए दोस्तों महापंडित किसे कहते हैं? तो सरल क्वेश्चन है ना, तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा सोचिए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राहुल सांकृत्यायन। और देखिए दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन जी का अगर आपको पूछा जाता है कि इनका मूल नाम क्या था, तो केदारनाथ पांडे। क्या नाम था? केदारनाथ पांड्या, केदारनाथ पांडे। तो केदारनाथ पांडे इनका मूल नाम था। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। हिमालय परिचय इनकी रचना है, मध्य एशिया का इतिहास इनकी रचना है, कुछ छोटी मोटी कहानियां भी हैं इनकी, जैसे बात करें कनेला की कथा हो गया, सतमी के बच्चे हो गया, वोल्गा से गंगा हो गया, है ना, ये इनकी रचना है। 1893 में इनका जन्म हुआ था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब है क्वेश्चन नंबर 14 कि कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर? पहली का समाधान मिलने की बेचैनी, धन्यवाद देना, या फिर जल की मात्रा। संज्ञा और क्रियापद के साथ शुद्ध है, तो शुद्ध कौन सा होगा यहाँ पे, ये बताइए जरा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जल की मात्रा, यानी ये क्रियापद संज्ञा एकदम सही है। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन नंबर 15 कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं मिला है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। सुमित्रा नंदन, माखनलाल, महादेवी वर्मा, या फिर कुंवर नारायण सिंह। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का बात करें तो 1968 में किसके लिए रचना मिला था, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, चिदंबरा के लिए मिला था। महादेवी की बात करें तो कब मिला था जरा बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, बताइए 1982 में महादेवी वर्मा जी को मिला था यामा रचना के लिए। कुंवर नारायण सिंह की बात करें तो उनके संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था 2005 में मिला था, शायद 2005 तक की रचनाओं के लिए मिला था। खैर, अब माखनलाल चतुर्वेदी की बात करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। और माखनलाल चतुर्वेदी से आपको ध्यान रखना है कि प्रथम साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिया गया था इन्हीं को दिया गया था, 1955 में दिया गया था। और 1955 में जो हिम तरंगिणी रचना है उसके लिए दिया गया था। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16 और इसका आंसर दीजिए कि औलाद किस भाषा का शब्द है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होने वाला है। औलाद किस भाषा का शब्द है? अरबी का है, तुर्की का है, हिंदी का है, या फिर पुर्तगाली का है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। औलाद किस भाषा का शब्द है, तो क्या होगा इसका आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अरबी भाषा का। बिल्कुल सही है। देखिए ध्यान रखना दोस्तों, कुछ और भी शब्द आप ध्यान रख सकते हो जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे उम्र हो गया, एहसास हो गया, औरत हो गया, औलाद हो गया, ये सभी क्या है, ये क्या है, अरबी भाषा के हैं। एक ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हो कि उम्र का एहसास औरत को उसकी औलाद से होता है, ये सभी क्या हैं, अरबी भाषा के हैं। तो एक ट्रिक के रूप में आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 17, पूछा गया है कि अब चला जाए, तो वाक्य क्या होगा। बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 और 18, अब चला जाए यह वाक्य है कर्म, भाव, कर्त या फिर इनमें से कोई नहीं। अब चला जाए, तो अपने आप पता चल रहा है कि अब चला जाए यानी यह होगा भाववाच्य, भाव की प्रधानता दिख रही है। और किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिस कारण वह मुद्दा चर्चा में आया था, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूज पेग। क्या कहते हैं, न्यूज पेग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 कि मधुर मधुर मेरे दीपक जले, इसका अलंकार क्या होगा बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, मधुर मधुर मेरे दीपक जले, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो अलंकार कौन सा होगा। तो जी हां दोस्तों, इसका अलंकार आपको क्या मिलेगा। तो मधुर मधुर यानी दो शब्द की यहां पे वृत्ति हुई है, तो इसे कहेंगे हम ऑप्शन नंबर डी, यानी पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 और इसका आंसर दीजिए कि हिंदी शब्दकोश में तरा किस वर्ण के बाद आता है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो ये प्रश्न काफी विवादित रहता है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर क्या माना ये आपको बताता हूं। देखिए आयोग ने दोस्तों इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर ए, यानी ता। यह बिल्कुल सही माना है आयोग ने, जबकि कुछ जगह आपको छा भी दिखेगा, लेकिन आपको ता ध्यान रखना है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 और इसका आंसर दीजिए कि ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अब बताइए जरा। अब देखिए 20 क्वेश्चन हिंदी के हो चुके हैं, अब थोड़ा आगे बात करते हैं जीएस उत्तराखंड के कि ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो क्वेश्चन नंबर 21 और इसका आंसर दीजिए जरा। अच्छा क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता, तो योग्यता आपको किस में मिलेगी बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, योग्यता जो आपको मिलेगी, योग्यता अयोग्यता वगैरह, ये मिलेगी ऑप्शन नंबर बी, यानी 243 एफ में मिलेगी।
आप यहां पे देखिए दोस्तों 243A में ग्राम सभा के बारे में है, 243B की बात करें तो ग्राम पंचायतों का गठन है, सी की बात करें तो संरचना है, डी की बात करें तो आरक्षण है, ई की बात करें तो कार्यकाल है, और एफ की बात करें तो सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता है। और इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है 243 के, जहां पे पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की गई है। यह कई बार पूछा जाता है कि 243 के में क्या है, या फिर पंचायतों में जो निर्वाचन होता है राज्य सरकार द्वारा, यह किस अनुच्छेद में है, तो 243 के में है। तो क्वेश्चन नंबर बी यानी 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, बताइए जरा, ये क्या होगा, भूमध्य रेखा निम्न दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, या फिर ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको आंसर मिलेगा आंसर ये मिलेगा ऑप्शन नंबर जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपोष्ण उच्च दाब पेटी। देखिए ये हमारी जैसे पृथ्वी है और ये होती है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर 30 से 35 डिग्री और नीचे 30 से 35 डिग्री, इन दोनों रेखाओं को यानी इन दोनों के बीच के स्थान को, यानी ये वाला स्थान 30 से 35 डिग्री ऊपर से यानी नॉर्थ में, 30 से 35 साउथ में, इसे कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी। यहां पे बहुत दाब होता है और इसे ही अश्व अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश। और यहीं पर दोस्तों एक होता है डोल्ड्रम शांत पेटी होती है, ये होती है यहाँ पे यानी जो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, तो ये डोल्ड्रम आता है। और यहीं पर उपध्रुव की बात करें तो ये आता है 60 से 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री ऊपर नीचे, यानी दोनों जगह। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अश्व अक्षांश का उपोष्ण उच्च दाब पेटी। अब है क्वेश्चन नंबर 23, गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे है, तो बताइए जरा कहां पर है गर्जिया देवी का मंदिर। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो आपको मिलेगा रामनगर नैनीताल में है। तो नैनीताल में आपको कौन सी नदी मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कोसी नदी। यह बिल्कुल सही है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको पूछता है, कोई मंदिर हो गया वो किस नदी के किनारे स्थित है ना, तो यह आपको याद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर 24 और इसका आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो आपके सिलेबस में अब यह नहीं है, देखिए यह है गणित का है और उस समय भी सिलेबस में नहीं था, लेकिन आयोग ने दिया था, लेकिन यह हमारे सिलेबस में नहीं है। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में अब आने वाला नहीं है जो आपका मैथ से रिलेटेड हो, यानी जो आपके वनडे एग्जाम है। तो बताइए जरा इसका आंसर फिर भी क्या होगा, अगर आप जानते होंगे तो बताइए जरा क्या होगा इसका सही आंसर। तो सोल्व कर सकते हैं दोस्तों आप इसे आसानी से, तो सोल्व करिए जरा। देखिए इसे आप सोल्व कैसे करोगे, देखिए 75 रुपए बिक्री करने पर 4% की हानि होती है। 4% हानि का मतलब हो गया 96% पे उसने कितने के बराबर बेचा है, 96% पर उसने जो बेचा है वो 75 के बराबर। तो 100% कितने के बराबर होगा, 100% होगा, यानी 75/96 मल्टीप्लाई 100। और अब आपको निकालना है कि 20% लाभ पर, तो 20% लाभ का मतलब 120/100। तो आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 93.75%। आप घबराइए मत, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आने वाले एग्जाम में आपका ये नहीं आएगा। तो फिलहाल इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 93.75 है ना। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कि उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान, तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान आपको कहां पे मिलेगा, तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रुड़की में। कहां पे मिलेगा, यह आपको रुड़की में मिलेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, रुड़की में आपको मिलने वाला है ना। इसके अलावा भारतीय जो सिंचाई अनुसंधान है रुड़की में आपको मिलेगा, है ना। इसके अलावा बात करें केंद्रीय भवन अनुसंधान में आपको कहां पे मिलेगा, यह भी आपको रुड़की में मिलेगा। कोर इंजीनियरिंग यहाँ आपको मिलेगा, है ना, और IIT भी आपको रुड़की में मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ये आप ध्यान रखना। यहीं पर दोस्तों हरिद्वार की बात करें, देखिए हरिद्वार में आप सभी जानते हैं लोक सेवा आयोग का है, लोक सेवा आयोग का यहाँ पे स्थापना हुई थी 14 मार्च 2001 को, है ना। और यहीं पर दोस्तों देहरादून की बात करें तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, और देहरादून से आप यहाँ पे ये ध्यान रखना जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये हो गया, जैसे ये होगा उरेडा हो गया, है ना, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जुलाई 2001 में स्थापना हुई थी। यहीं पर बात करें यूपीसीएल भी, ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा देहरादून में, है ना। और यहीं पर पिटकुल भी मिलेगा, और यहीं पर आपको क्या मिलेगा, ये आपको UJVNL भी मिलेगा। तो इनकी स्थापना भी देखना अक्सर आपको पूछा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 26 और इसका आंसर दीजिए कि निम्न में से छत्रक शिला पाई जाती है। तो छत्रक शिला कहां पे पाई जाती है, तो छत्रक शिला यानी कुछ इस प्रकार से शिला होगी, तो बताइए जरा कहां पे होगी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का। तो जी हां दोस्तों, ये आपको मिलेगी मरुस्थल टाइप में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 कि चित्र में कितने वर्ग है, तो बताए दोस्तों वर्ग कैसे काउंट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का। अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। जिन्हें वर्ग फाइंड करना आता है वह आसानी से इसे कर सकते हैं कि कैसे इसे फाइंड करते हैं। तो देखिए दोस्तों,
अगर हमारे पास वर्ग होता ना तो एक सिंपल बात होती है, जैसे हमारे पास ये वर्ग है तो वर्ग को अगर आप इसे काउंट करोगे तो यहां पर 5 बनते हैं, 1 2 3 और 4, और पूरा जो बाहर का है यानी 1 हो गया 5। तो एक अगर हमने 4 लाइन अगर हमने इसे डिवाइड कर दिया तो 5 बनते हैं। तो पहले राउंड से 1 2 3 4 और 5, तो 5 तो हमारे ये बन गए, ठीक है। और सेम यहां पर भी 5 ये बनेंगे, 1 2 3 4 और ये बाहर का पूरा क्या बनेगा 5 बनेगा, तो टोटल 10 हो गए। फिर यहां पर आपको एक ये दिखाई दे रहा होगा, ये यानी ये वाला एक ये वाला है ना, और एक आपको ऊपर ये दिखाई दे रहा होगा ये वाला, तो टोटल हो गए 10 और 2 12, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों आपको ऐसा निकालना है ना, वैसे आता होगा सभी स्टूडेंट को लगभग ये। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों उष्ण कटिबंधीय यानी जो भूमध्य रेखा के सामने होते हैं, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, स्टेपीज, प्रेरी या फिर सवाना। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बताइए जरा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी यानी सवाना इसका बिल्कुल सही है। आप यहां पे देखना दोस्तों, यहां पे कुछ है जैसे उष्ण कटिबंधीय, देखिए सवाना, कंपोज, लानोस, पार्कलैंड और कंटीजा, ये सभी क्या है उष्ण कटिबंधीय का है। तो उष्ण कटिबंधीय का आपको ये सभी मिलेंगे, और ये आपको कहां पे मिलने वाले हैं, ये आपको मिलेंगे लानोस मिलेगा अमेजन बेसिन में, वेनेजुएला में मिलेगा, कंपोज की बात करें ब्राजील में, सवाना दक्षिण अफ्रीका में, और यहां पे आपको दक्षिण अमेरिका में भी, ठीक है। और यहीं पर बात करें पार्कलैंड की अफ्रीका में, और कटिंग की बात करें तो ब्राजील में आपको मिलेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 29 और इसका आंसर दीजिए कि गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न, तो सरल क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, इसका आंसर दीजिए जरा। तो जी हाँ दोस्तों इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है यानी पातीराम, यह बिल्कुल सही है ना। तो यह ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वाल्टन ने भी कुछ लिखी है, और वाल्टन की बात करें तो वाल्टन ने कौन सी लिखी है आप सभी जानते हैं, एक है ब्रिटिश गढ़वाल, है ना, जो 1910 में प्रकाशित हुई थी। अच्छा, फिर उसके बाद गढ़वाल गजेटियर यानी ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर, अल्मोड़ा गजेटियर और देहरादून गजेटियर, ये वाल्टन ने लिखी है। हरिकृष्ण रतूड़ी भी काफी प्रसिद्ध है ना। और यहीं पर बी.डी. पांडे यानी बद्रीनाथ पांडे जी की बात करें तो यह भी काफी प्रसिद्ध है। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 30 और इसका आंसर दीजिए भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है। तो देखिए दोस्तों 12 के 12 जो अनुसूची है आपको याद होनी चाहिए, और आपको याद भी होंगी, और इसका राइट आंसर आप सभी क्या देंगे, इसका राइट आंसर आप सभी देंगे ऑप्शन नंबर डी यानी 11वीं अनुसूची। पंचायती राज आपको कहां पे मिलेगी, 11वीं अनुसूची में मिलने वाली है। यहां पे देखिए कई बार पूछी जाती है, जैसे आप देखेंगे, जैसे पहली में क्या है राज्य व संघ क्षेत्र, ठीक है। दूसरी में आप यहां पे देख सकते हैं, तीसरी आप देख सकते हैं, है ना। आप इसे पढ़ लेना दोस्तों आराम से, यहां पे आपको पूछी जाती है। जैसे 8वीं में भाषा पूछी जाती है कि भाषा किस में है ना। 7वीं की बात करें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची यहां पे दिया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, 11वीं में पंचायती राज, 10वीं में जो दल परिवर्तन वगैरह है, दल बदल कानून वगैरह, यह आपको यहां पे मिलता है। अब है क्वेश्चन नंबर 31 और इसका आंसर दीजिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो ग्राम पंचायतों की बात की गई है। तो देखिए दोस्तों ग्राम पंचायतों की बात की गई है, विकेंद्रीकरण की बात की है, तो ग्राम पंचायत किसका उद्देश्य था, तो सोचिए जरा किसका उद्देश्य था। तो जी हाँ दोस्तों ये तो गांधी जी का था। ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और इसका आंसर दीजिए जरा कि आप सीधे चल रहे हैं और फिर आप बाईं ओर मुड़ जाते हैं, और इस समय अस्त होता सूर्य आपके दाईं ओर है, तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सोचिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर दीजिए। तो दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे अस्त होता सूर्य बोला है, तो इसका मतलब सूर्य अस्त किस दिशा में होता है, सूर्य जो अस्त होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। तो सूर्य किस दिशा की ओर होगा, सूर्य जो होगा वो पश्चिम दिशा की ओर होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि आप बाईं ओर मुड़ गए, आप बाईं ओर मुड़ गए हैं, और इस समय अस्त होता सूर्य आपके दाईं ओर है, तो आप किस दिशा में चल रहे थे। तो देखिए आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिए, आपके पास ऑप्शन है। सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर हम लेते हैं, ऑप्शन नंबर लेते हैं सी को लेते हैं, पहले मान के चलते हैं सी को। आप दक्षिण की ओर चल रहे थे, हम क्या चल रहे थे, दक्षिण की ओर चल रहे थे, है ना। हम दक्षिण की ओर चल रहे थे, यहाँ पे लिख लेता मैं, हम सबसे पहले दक्षिण की ओर चल रहे थे, और दक्षिण की ओर चलने के बाद हम बाईं ओर मुड़ गए हैं। तो जब दक्षिण की ओर चलने के बाद हम बाईं ओर मुड़ते हैं, तो बाईं ओर तो हमारा इधर होगा, यानी बाईं ओर हमारा इधर होगा, यानी लेफ्ट इधर होगा। तो सूर्य हमारे दाईं ओर कैसे हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी तो ये गलत हो गया है ना। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की,
कि पूरब दिशा की ओर चल रहे थे। हम यहाँ पे पूरब दिशा की ओर चल रहे हैं, सूर्य यानी हमारे इस साइड होगा पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है, ये सूर्य है। हम क्या चल रहे हैं अभी पूरब दिशा की ओर चल रहे हैं और पूरब दिशा की ओर चल रहे हैं। और यहाँ पे बोला है कि हम कहाँ की ओर मुड़ते हैं, बाएं ओर की मुड़ती है। जब हम पूरब दिशा की ओर चलते हैं तो हमारा कहाँ पे होगा, बायां यानी लेफ्ट ये होगा, राइट होगा। बाएं ओर हम मुड़ गए हैं, हम इस तरीके से अब चलने लग गए हैं। तो सूर्य हमारे क्या दाईं ओर है क्वेश्चन के अनुसार? नहीं, सूर्य तो हमारे अब बाईं ओर है। तो इस हिसाब से ये जो पूरब की ओर है यह भी गलत होगा। अब चलते हैं अपने लास्ट ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर जो डी है। और इसे देखिए यहां पर सूर्य है क्योंकि पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है। और अब यहां पे बोल रहा है कि हम पश्चिम दिशा की ओर चल रहे हैं। हम क्या चल रहे हैं, पश्चिम दिशा की ओर चल रहे हैं, यानी इस दिशा की ओर चल रहे हैं, ठीक है, हम इस दिशा में चल रहे हैं। अब जब हम इस दिशा में चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाईं ओर मुड़ रहे हैं। तो बाईं ओर कौन सा होगा हमारा, देखिए अगर हम इस दिशा में चल रहे हो तो लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। हम बाईं दिशा की ओर मुड़ गए हैं, यानी यहाँ की ओर मुड़ गए हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे मुड़ गए हैं तो हमारा राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो सूर्य है वो दाईं ओर है। इस हिसाब से हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर सही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है तो एक बार वीडियो को रिकॉल करके देखना, आपको याद हो जाएगा, है ना, पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पे ये प्रश्न हुआ है। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मोहन उप्रेती है। तो बताइए जरा मोहन उप्रेती क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा मोहन उप्रेती। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होने वाला है? देखिए मोहन उप्रेती की बात करते हैं तो मोहन उप्रेती जो आपको मिलेगा दोस्तों वह है सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक, सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक। क्वेश्चन नंबर 34 कि राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए यहीं पर दूसरा प्रश्न पूछ दिया है। तो हमने डिस्कस किया था, आपको ध्यान होगा, बताइए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग आपको कहां पे मिलेगा, यह मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर बी में, यानी अनुच्छेद 243 के में। 35 का आंसर दीजिए, धुआंधार जलप्रपात। तो कहां पर है धुआंधार जलप्रपात, बताइए किस नदी पर है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा, तो सोचिए। तो जी हां दोस्तों, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नर्मदा नदी पर। किस पे मिलेगा, नर्मदा नदी पर। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत के किस स्थान पर है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का, तो देखिए दोस्तों लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत के किस स्थान पर है? तो यहां पे दोस्तों उस प्रश्न के हिसाब से यहां पे जो राइट आंसर था वह था ऑप्शन नंबर ए, यानी 13वां, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 37, इसका आंसर दीजिए, हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? करेवा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, बताइए जरा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। तो बताइए जरा, करेवा जो करेवा जमाव होता है ना, इसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय, क्या होगा इसका आंसर? तो बताइए। तो दोस्तों आप करेवा हिमालय के बारे में जरूर पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यूकेपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो 37 का आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, 37 की बात करें तो इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कश्मीर हिमालय इसका सही आंसर है। कश्मीर हिमालय में करेवा जमाव के लिए प्रसिद्ध है। अब है 38वां क्वेश्चन, श्यामला, जो श्यामला ताल है वो कहां पे मिलेगा, बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, सभी सरल देंगे, सभी आंसर सही दे रहे हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी चंपावत में मिलेगा। और श्यामला ताल की बात करें जो काफी प्रसिद्ध है, एक तो यहाँ पे विवेकानंद आश्रम है इसके किनारे पर, और यहीं पर आपको प्रसिद्ध झूला मेला भी आपको देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर लगता है। 39वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई है। और 40वां क्वेश्चन कि 1935 के पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था। तो बताइए दोनों का आंसर क्या होगा, 39 और 40 का। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए भारतीय संविधान की संकटकालीन अवस्था यानी आपातकालीन व्यवस्था, और आपातकालीन कहां से ली गई है, तो ये जर्मनी से ली गई है। अच्छा, सोवियत संघ की बात करते हैं। देखिए सोवियत संघ की बात करें तो एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मूल कर्तव्य। क्या है, मूल कर्तव्य। और यहीं पर दोस्तों जो आर्थिक राजनीतिक जो न्याय है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसकी अवधारणा भी कहां से ली गई है, रूस यानी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से ली गई है। यूएसए की बात करें तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग यहां से लिया गया है। अच्छा, न्यायिक पुनरावलोकन भी यहीं से लिया गया है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का पद यहीं से लिया गया है। 40 की बात करते हैं, 1935 के इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था। तो किस पत्र का प्रकाशन, तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा 1935 में, तो ये मिलेगा आपको समता से हरिप्रसाद टमटा जी द्वारा, और बाद में जो लक्ष्मी टमटा जी है उनकी भांजी, उनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, है ना। पहली शिक्षित जो ग्रेजुएट जो महिला थी जो अनुसूचित जाति से आती थी, लक्ष्मी देवी टमटा जी, वही क्या थी, मतलब वो पहली महिला थी जिन्होंने क्या किया था, ग्रेजुएशन किया था। कहाँ से, अनुसूचित जाति से। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। शक्ति की बात करते हैं, देखिए शक्ति समाचार पत्र काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए शक्ति समाचार की बात करें तो इसका जो प्रकाशन हुआ था ये 15 अक्टूबर को हुआ था, 15 अक्टूबर 1918 को बद्रीदत्त पांडे जी ने इसकी शुरुआत की थी, है ना। और यहीं पर बात करें स्वाधीन प्रजा की, तो स्वाधीन प्रजा की बात करें तो 1930 से लेकर 33 तक ये चला था। विक्टर मोहन जोशी जी द्वारा अल्मोड़ा से इसका प्रकाशन किया गया था। अल्मोड़ा अखबार की बात करें, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको 10 मिलता है ना। 1870 में डिबेटिंग क्लब द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
बुद्धि बल्लभ पंत इसके पहले क्या थे, पहले संपादक थे। बाद में और भी जुड़े, जैसे इम्तियाज अली जी, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, है ना, विष्णुदत्त जोशी जी हो गया, और इसके अलावा बद्रीदत्त पांडे जी। तो यहां पर इन पॉइंट को ध्यान रखना। अब है क्वेश्चन नंबर 41 और इसका आंसर दीजिए। फीड का कोड 47 है, तो ट्री का कोड क्या होगा? तो सोचिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जरा आप सोचिए 41 का आंसर क्या होगा। फीड का कोड 47 है, फीड का कोड 47 है, तो ट्री का कोड क्या होगा? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए फीड की बात करते हैं। देखिए कैसे यहाँ पे सोल्व हुआ है। देखिए फीड की बात करें दोस्तों, तो ये ऐसे यहाँ पे सोल्व हुआ है, FEED यानी FEDD। अब देखिए F का मतलब कितना होता है 5, यानी F की बात करें, F का मतलब होता है 6, E का मतलब 5, E का मतलब 5, D का मतलब होता है 4, यानी नंबर इनका ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इनके नंबर से, इनके कर्म से इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। 6 1 जा 6 यानी ये हो गया, 5 2 जा 10 यानी 10 ये हो गया, 5 3 जा 15 यानी यहाँ पे हो गया, और 5 4 यानी 4 4 जा यानी कितना हो गया 16, यानी यहाँ पर ये हो गया है। और इन सभी को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ने पर ये बनेगा 47। क्या बनेगा 47। तो अब आपको बताना है कि मीट का मतलब क्या होता है। देखिए मीट का आपको पूछा है, तो मीट का भी सेम ऐसे होगा, MEE और T। देखिए M की बात करें 13 × 1 बराबर 13 हो गया। ऐसी बात करें E की बात करें, 5 × 2 यानी 5 × 2 यानी 10 हो गया, 5 × 3 बराबर यहाँ पर 15 हो गया। और यहीं पर बात करें T का मतलब होता है 20 यानी 20, और यहीं पर बात करें यानी 4 यानी 80। अब इन्हें आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C यानी 118। तो यहां पे इस प्रकार सोल्व किया है, जो भी इनका कर्म है उसी नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर दिया है और सबको जोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 42, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कोर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन है? तो क्या है इसका आंसर बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी यानी गंगादत्त उप्रेती। इसका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है गंगादत्त उप्रेती। और हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन इनके काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। गोविंद बल्लभ पंत की बात करते हैं तो इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, गोविंद बल्लभ पंत फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 43 और इसका आंसर दीजिए। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी यानी लोकसभा इसका सही है। देखिए दोस्तों, एक कंफ्यूजिंग प्रश्न होता है और आयोग को इस प्रकार से प्रश्न नहीं देने चाहिए, क्योंकि प्रश्न की भाषा थोड़ा अजीब दे रखी है यहाँ पे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद की बात करें, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तो ये लोकसभा के होगा। अगर यहीं पर ऐसा पूछा जाता सिंपल कि मंत्रिपरिषद, अभी आयोग ने पूछा था वो राष्ट्रपति के लिए था, है ना। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर बात करें तो व्यक्तिगत रूप से जो मंत्रिपरिषद होता है वो राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है, और सामूहिक रूप से बात करें तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो प्रश्न थोड़ा अजीब होता है, आयोग के इस प्रकार नहीं देना चाहिए, या तो फिर राष्ट्रपति और लोकसभा में से केवल एक ही ऑप्शन देना चाहिए। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44, हाँ क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दीजिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। तो कहां पर बुलाई गई थी, इसका आंसर बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। तो देखिए दोस्तों, पहली बैठक जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए बुलाई गई थी वो कहां पर बुलाई गई थी? वो बुलाई गई थी डाडा मंडी में। कहां पे बुलाई गई थी? डाडा मंडी में। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो डाडा मंडी में बुलाई गई थी। और यहीं पर दोस्तों आपको ऐसा पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के प्रथम जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो कौन थे? तो उनका नाम था जगमोहन नेगी। तो जगमोहन नेगी इनका बिल्कुल आंसर है कि प्रथम सत्याग्रही जगमोहन नेगी जी थे, है ना। और यहीं पर अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, और दूसरे कौन थे? नेहरू जी थे। अब है क्वेश्चन नंबर 45 कि जुआरी क्या है। देखिए जुआरी किसका नाम है? तो जुआरी तो झील नहीं है, जुआरी एक फसल नहीं है, वो ज्वार होता है जो आप सोच रहे होंगे कुछ चीजें। तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा, एक नदी है जुआरी, क्या एक नदी का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का भी राइट आंसर हो गया है। नुंगट देवी की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, तो नुंगट देवी की बात कीजिए। बताइए 46, 47, 48 का आंसर क्या होगा? नुंगट देवी की पूजा की जाती है रंग समुदाय, थारू समुदाय, बोक्सर समुदाय या फिर वन रावत समुदाय से। तो बताइए जरा। देखिए नुंगट देवी की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, रंग समुदाय इसका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना। देखिए थारू की बात करते हैं तो थारू की है नगराई देवी जी हो गया, खड़का भूत हो गया, पछावन देवता हो गया। बोक्सा की बात करें तो बोक्सा की है चामुंडा देवी जी, और यहीं पर बात करें शाकरिया देवता। और वन रावत की बात करें दोस्तों तो राजी जनजाति भी जिन्हें हम कहते हैं छुरमल देवी, बागनाथ हो गया, मल्लेनाथ, गणनाथ, इनके प्रमुख देवता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, 1952 में स्थापना हुई थी। जी हाँ 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। 48 का आंसर
भोटिया जनजाति का लोकगीत है, तो क्या है बताइए जरा, तुवेरा बाजू तिमली या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी है, तुवेरा बाजू तिमली, ये सभी क्या है, लोकगीत है भोटिया जनजाति के। अब है लास्ट सेकंड क्वेश्चन, और इसका आंसर दीजिए कि सौजन्य 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो बताइए जरा कौन सा दिन है। तो देखिए बृहस्पतिवार को देखने जाती है, यानी आज की बात करें तो 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, यानी पहले क्या था, बृहस्पतिवार था। तो बृहस्पतिवार था तो 9 दिन कौन सा होगा, तो प्लस आप 9 ऐड कर दीजिए, और 9 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो ऐड कर दीजिए बृहस्पति के बाद 9 दिन और ऐड कीजिए, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शनिवार। और लास्ट क्वेश्चन है 50वां कि गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध है। तो बताइए जरा क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, गढ़वाल के बारदोली की बात करते हैं, तो गढ़वाल का बारदोली किसे कहते हैं, तो वह गुजलू को कहते हैं। किसे कहते हैं, गुजलू को कहते हैं। तो गुजलू इसका बिल्कुल सही है। और यही आंदोलन की बात करें, गुजलू आंदोलन की, तो 1942 में शुरू हुआ था। और यहीं पर बात करें दोस्तों तो राम प्रसाद नौटियाल जी द्वारा, है ना, राम प्रसाद नौटियाल जी इसके क्या थे, प्रणेता थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो गए हैं, ग्राम विकास अधिकारी का था, और यहाँ तक लास्ट यही था। तो आप ये बताना दोस्तों कि यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी के सही हुए होंगे, क्योंकि पुराना पेपर था, काफ़ी पुराना पेपर है, और अच्छा पेपर था, वैसे बुरा पेपर नहीं कह सकते हैं। जब ये पहली बार आया था तो लेवल इसका बहुत अच्छा था, है ना। तो फिर भी आपके कितने नंबर बन रहे हैं सही, जरूर बताना 50 में से, ठीक है। तो 50 में से आपने कितने गलत किए हैं वह आपको बताना है, उससे माइनस करके कि कितने आपके सही हुए हैं। तो यहाँ तक दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो धन्यवाद।